देश ही नहीं दुनिया को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। अंतरिक्ष में 9 महीने और 13 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार धरती पर वापस लौट आए। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांद्र की भी वापसी हुई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन कैप्सूल की जैसे ही स्प्लैश लैंडिंग हुई तो दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से रवानगी से लेकर समंदर में सॉफ्ट लैंडिंग तक सब कुछ पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से हुआ। जैसे ही कैप्सूल समंदर में पहुंचा, पहले से तैनात 4 रिकवरी बोट वहां पहुंची और कैप्सूल को सुरक्षित एक जहाज पर रखा गया। काफी मशक्कत के बाद कैप्सूल का गेट ओपन हुआ और जिस पल का इंतजार पूरी दुनिया को था वो पल भी आखिरकार आ ही गया। हर किसी की नजर इस बात पर थी कि 17 घंटे के बाद कैप्सूल से निकलने वाले चारों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की हालत क्या होगी। लेकिन जब एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट बाहर निकले तो उनके चेहरे पर जोश और जज्बा था। खास बात यह थी कि सुनीता जब स्पेसक्राफ्ट से निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि इतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से सभी यात्रियों को पहले स्ट्रेचर के सहारे बाहर निकाला गया। इसके बाद व्हील चेयर के जरिए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को आगे की जांच के लिए ले जाया गया है। चलिए अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें जब 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। उस समय सुनीता 8 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, लेकिन वो 8 दिन का सफर 9 महीने 13 दिन में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज की भी इनमें कुछ तस्वीरें हैं। समंदर में सफल लैंडिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ 5 जून 2024 की ये वो तस्वीरें जब अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी सुनीता विलियम्स और उनके साथ में कुछ और एस्ट्रोनॉट्स ने। अंतरिक्ष का ये सफर होना तो 8 दिन का था, लेकिन 9 महीने 13 दिन का रहा। हर किसी को इंतजार था उस पल का जब सुनीता वापस लौटेंगी और वो पल आ चुका है। सुनीता की पहली झलक की ये चौथी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं मुस्कुराते हुए, वेव करके सबको हाय बोलती हुई सुनीता नजर आ रही हैं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आने के बाद की ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3:27 पर सुनीता की वापसी हुई और इस वापसी के बाद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इस पल का इंतजार न सिर्फ देश भर में किया जा रहा था बल्कि दुनिया भर में इंतजार था। Right there, have our first view of the direct to the plane, and there you see it on your screen, drogue deployment. And splashdown, Crew 9 back on Earth. दिल थाम लीजिए, सांसों को संभाल लीजिए और आंखों से बहने वाले आंसुओं को भी रोक लीजिए। क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार देश दुनिया के तमाम लोगों को था। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर को छुआ तो देश और दुनिया में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे सालों का इंतजार अब खत्म हो गया हो। फिर वो लम्हा भी आया जब पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स की पहली झलक देखी। लगभग 9 महीने सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में रही और 286 दिन बाद जमीन पर कदम रखा तो खुशी कुछ ऐसी थी। चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं, अगर दिखा तो सिर्फ हौसला, जोश और अपने घर लौट आने का सुकून। धरती के गुरुत्वाकर्षण जोन में महीनों बाद आने की वजह से सुनीता के लिए अभी तुरंत खड़े हो जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको पहले स्ट्रेचर पर लिटाकर ड्रैगन से बाहर निकाला गया और फिर हाथ से सहारा देकर व्हील चेयर पर बैठाया गया और इसके तुरंत बाद सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एक बार नहीं, कई बार इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि न सिर्फ ये तस्वीर सुकून देने वाली है बल्कि स्पेस साइंस की दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। सुनीता से पहले निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को निकाला गया था।
days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. तीसरे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स को निकाला गया और फिर आखिर में स्पेसक्राफ्ट से बाहर आए बुच विल्मोर। नासा के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और 17 घंटे के बेहद मुश्किल सफर के बाद भी सबने पूरे जोश के साथ अभिवादन किया। यानी ये मिशन 100% कामयाब रहा है। ये तो सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के सुरक्षित बाहर आने की तस्वीरें हैं। अब आपको उससे पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। वो पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं जिसके तहत ये संभव हो पाया है। नासा की लाइव स्क्रीन पर जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल दिखा, उसी वक्त अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर करोड़ों लोगों के चेहरे खिल गए थे और फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पूरे सटीक तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग समंदर में हुई। वही ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ उनके 3 और साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। ड्रैगन कैप्सूल के सफर के दौरान चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ये पहली तस्वीर थी। इसी कैप्सूल में ये चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने सवार थे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई। पहले 2 पैराशूट दिखे जिसने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को नियंत्रित किया। इसके कुछ देर बाद ही 2 और पैराशूट सफलता के साथ खुले। 4 पैराशूट से कंट्रोल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिडा के समंदर के पानी की तरफ बढ़ा और फिर स्प्लैश डाउन यानी यान की लैंडिंग हो गई। इसके कुछ ही सेकंडों के भीतर 3 स्पीड बोट ने समंदर के भीतर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का रुख किया। इनके पीछे पीछे समुद्री जहाज था जिसके भीतर इस ड्रैगन कैप्सूल को रखकर बाहर लाया जाना था। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तारों से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा ताकि इसको लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखा जा सके। And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, who flew on Crew 2 a couple of years और इस ago. तरह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्पेसक्राफ्ट का ये मिशन पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस रिपोर्ट के जरिए पूरे 17 घंटे के सफर को आपने समझा, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण ये रहा होगा ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रणव शर्मा एस्ट्रोनॉमर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रणव जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, एक तो आपको भी बधाई, हम सबको बधाई, क्योंकि जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। कितना चैलेंजिंग ये रहता है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। एक्चुअली काफी चैलेंजिंग है स्पेस फ्लाइट्स। 2 चीजों की वजह से। सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, फिर वहां सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, जाना आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप जाते हैं लौटते हैं, जब आप लौट के आते हैं तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पेसक्राफ्ट के साथ। तो इट्स नॉट अ रेगुलर फ्लाइट, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फ्लाइट होती है। अच्छा प्रणव, मैं थोड़ा ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ 8 दिन की होनी थी, लेकिन 8 दिन से बढ़कर 9 महीने 13 दिन की हो गई। इतना लंबे वक्त तक ऊपर रहना ये कोई आसान बात नहीं है और मुश्किलें भी बहुत आई होंगी। तो वो चैलेंजेस समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज सुनीता को देखकर हम सब खुश हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने मुश्किल हालातों में वो वहां पर रही हैं। जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कन्फाइंड स्पेस स्टेशन है। आप के पास इतना मूविंग कैपेसिटी नहीं है, वहाँ रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं और आपको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना होता है, काम करना होता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है वो फिजिकल बॉडी का स्ट्रेन होता है, बिकॉज वो इतना लंबे वक्त तक स्पेस में रहे हैं, तो उनका मसल लॉस और बोन डेंसिटी लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमारी बॉडीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी के इफेक्ट्स के अंडर फंक्शन करती हैं। आपकी बॉडी को
होल्ड करने के लिए ग्रेविटी लगती है, आपके काफी बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होती है, डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माइक्रोग्रेविटी में ये दोनों ही चीज की जो कार्डिनल चीजें हैं ये नहीं होती। इसकी वजह से दो तीन जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं कि इंटरक्रेनियल प्रेशर जो आंख का होता है वो बदल जाता है, और उसकी वजह से विजन इम्पेयरमेंट होने लगता है। मसल लॉस, क्योंकि आपकी बॉडी फोर्स को कोई रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है, तो वो मसल आपकी बेसिकली चल नहीं रही, तो मसल लॉस होता है, बोन डेंसिटी रिडक्शन होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप कितने ही खा सकते हैं, एक टाइम के बाद वो सैचुरेट होने लगते हैं, जैसा कि आप बॉडी में हम ये मेडिसिन हमें समझाती है। पर उसके अलावा एक 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 कंफाइंड एनवायरनमेंट में रहने से एक स्ट्रेस भी डेवलप होता है, एक फैटीग आता है, और जब आप 8-9 दिन के लिए प्लान करके गए थे पर वो उसको 9 महीने 13 दिन हो जाते हैं, तो वो इट स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ, आपको वो इफेक्ट करने लगता है। बट बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग से गुजरते हैं जब उनका सिलेक्शन होता है या जब भी वो जाते हैं, तो उनको ये अंदाजा तो होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है स्पेस में। पर बात दरअसल ये है कि जब तक आप स्पेस में जाते नहीं है तब तक वो अंदाजा सिर्फ अंदाजा होता है। ये वैसी बात है कि आपको थियोरेटिकली कार तो चलाना आता है, पर जब आप कार चलाने लगते हैं तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। इन सब के बावजूद, इस सब के एडिशन में एक जो सबसे बड़ी बात है कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड हमें बहुत सारे रेडिएशन से बचा लेती है। स्पेस में वो रेडिएटिव वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहां किस तरीके के रेडिएशन एक्सपोजर हुआ होगा बॉडी को और उससे क्या चेंजेस हुए होंगे, ये अभी जब वो आएंगे तब हमें पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्गर एक्सपोजर होने की वजह से रेडिएशन के अनइंटरप्टेड सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा क्या डीएनए स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज हुए हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन भी है, इंटरगैलेक्टिक रेडिएशन भी है, इंटरस्टेलर रेडिएशन भी है, कॉस्मिक रेडिएशन भी है, अलग अलग तरीके के रेडिएशन हैं। अब वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम, तो वो काफी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। बट उस सब के अलावा कम्युनिकेशन डिलेज होते हैं कई बार, इक्विपमेंट फेलियर जैसा कि हम जानते हैं वो हो गया था, जिसकी वजह से ये आ नहीं पाए, और वो हर बार वो नासा ने बहुत कोशिश करी अलग अलग मिशंस को डिजाइन करने की, पर बात यह है कि द प्राइस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मच, तो आप चांस नहीं ले सकते। तो जब तक आप श्योर नहीं है तब तक आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो जब वो अपॉर्चुनिटी बनी उन्हें वापस लाने की, तब वो ला पाए। तो उसमें जो वक्त लगा तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। बट जो इसका अपसाइड ये है कि इन सारे चैलेंजेस के बावजूद बुच विल्मोर और सोनी विलियम्स दोनों ने काफी एंड्योरेंस दिखाया। अब वो एंड्योरेंस उनका अकेले का नहीं है, वो एंड्योरेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन का है। हमें पता है कि जो सिविलाइजेशनल पोटेंशियल है उसकी एंड्योरेंस कितनी ज्यादा हाई, तो ये अच्छी बात है। ये स्पेस हिस्ट्री में आई थिंक ये स्पेस अचीवमेंट आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल प्रणव जी, लौटूंगी आपके पास और भी विस्तार से इसको हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लौटेंगे, लेकिन वो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा देते हैं। जब सुनीता वापस आई तो उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में किस तरीके से खुशी का माहौल था, जश्न की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब अपने घर की बेटी, अपने गाँव की बेटी वापस लौटी तो कैसे जश्न मनाया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पैतृक गांव में जश्न की है, पूरा गांव एक साथ में मौजूद है और उन तस्वीरों को देख रहा है कि कब उनकी बेटी की एक झलक उन्हें देखने को मिले। और दूसरी तस्वीर है झुलासन की, वो भी वही उनका पैतृक गांव है और वहां पर किस तरीके से आतिशबाजी की गई है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
देखिए परिवार के लोग भी साथ में मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं और ये जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बेसब्री से न सिर्फ ये गांव बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था सुनीता का। और जब सुनीता वापस आ चुकी हैं तो ये जश्न बनता भी है, पूरे देश के लिए ये गर्व का पल है। किसी चीज की उत्सव यहाँ पर होगा जिसमें सुनीता विलियम्स की घर। तो ये तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन प्रणव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना चैलेंजिंग ये पूरा फेस रहा होगा। प्रणव जी, आपने बताया कि बोन डेंसिटी, मास डेंसिटी कम होती है, ऐसी सिचुएशन में कितने टाइम तक आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है? एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जवाब देने के लिए, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि रिलेटिविस्टिक मेजर्स को भी आपको इसमें फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि धरती के हिसाब से 9 महीने 13 दिन और ये वक्त जाया हुआ है, पर स्पेस के हिसाब से 7.5 माइक्रोसेकंड्स ही जाया हुआ है। तो वो कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 महीने हैं, बट स्पेस के हिसाब से तो 7.5 माइक्रोसेकंड्स है। तो वो इफेक्ट्स सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, उसका वक्त से लेना देना नहीं है। आई थिंक इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि जो एसेंशियल बॉडी मूवमेंट्स हैं, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको डायरेक्शन का एक सेंस होता है, आपको चलने का एक लहजा होता है, आपको खड़े होने की एक समझ होती है, आपको बैठने की एक समझ होती है। तो जब ओवर टाइम आप उस समझ को यूज नहीं कर रहे हैं और ब्रेन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है और मसल उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, तो मसल वो चीज भूलने लगती। तो आप जब वो वापस आए हैं तो वो ट्रेनिंग के आपको चलना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, आपको खड़े कैसे होना है, तो वो सब चीजें बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह दोबारा आपको ट्रेस करनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, लौटूंगी प्रणव जी आपके साथ। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर पीडी सहारे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो सवाल मेरा प्रणव जी से था, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग ये रहता है 17 घंटे का सफर भी और 9 महीने 13 दिन का सफर भी? देखिए, आपका गुड न्यूज टाइम्स चैनल है और हम जिस बात का और जिस न्यूज का इंतजार कर रहे थे वो गुड न्यूज हमें मिल चुकी है और सुनीता विलियम अपने और साथियों के साथ वो धरती पर वापस आ चुकी है। मैं किसी और चैनल पर रात को था जब ये सारा हुआ, हमने लाइव देखा और हमने उस पर कमेंट भी किया। अब जहां तक आपका सवाल है, तो देखिए कि हम एरोप्लेन में भी जाते हैं और एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सारी सुविधाएं होती है, तब भी हमें इस तरह का महसूस होता है कि हम किसी एरोप्लेन में और किसी 8 घंटे तक एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और इसमें एक कैप्सूल है और एक कैप्सूल में 4 लोग इस तरह से बांधे गए हैं कि वो वहां से हिल भी नहीं सकते और कुछ ये नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उनको किस तरह की कठिनाइयों का, किस तरह के इसका सामना करना पड़ता होगा। उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जब वो धरती पर थे, जब वो एस्ट्रोनॉट धरती पर थे और उनको जितनी ट्रेनिंग दी जा गई थी या नॉर्मल लाइफ जब जी रहे थे, तो यहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के साथ रहते हैं और हमें बचपन से ही उसी एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है। तो वो सारा एक तरह का एक अलग एनवायरनमेंट है। जब हम इस तरह के अलग एनवायरनमेंट में कि जहां माइक्रो ग्रेविटी है या ग्रेविटी बहुत कम है, ऐसी स्थिति में जाते हैं तो वो एक नई दुनिया हम कह सकते हैं कि वहां है। तो वहां की जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो सब अलग रहेंगे। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी अलग चीजें हैं, जैसे कि हम धरती पर हैं तो एक धरती पर आवरण है, एक एनवायरनमेंट है जिसमें कि बाहर से जो भी हाई एनर्जी रेडिएशन या जिस तरह के भी रेडिएशन आते हैं तो वो सारे उसमें एब्सॉर्ब किए जाते हैं और जो हमारे काम की है, जो हमारे लिए यूजफुल है,
ऐसे जो है विजिबल रेंज, विजिबल जो एनर्जी है या प्रकाश है वही आता है, लेकिन अंतरिक्ष में इस तरह का नहीं है। अंतरिक्ष में इस तरह का आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पर रेडिएशन भी होगा और बहुत तरह के रेडिएशंस होंगे, और इस वजह से भी आपके शरीर पर और दिल दिमाग पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है वो आपकी डीएनए पर इफेक्ट करते हैं, सिर्फ बॉडी पर नहीं। और इस वजह से ये शरीर पर और इस तरह का इफेक्ट हो सकता है। ग्रेविटी ना होने से बहुत सारी तरह का इफेक्ट हो सकता है। कहते हैं कि मसल लॉस होता है, आपका कैल्शियम का इंटेक कम होने से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। फिर आप इतने कम समय के लिए गए और बहुत ज्यादा समय के लिए वहां पर है, तो उस वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का आप पर इफेक्ट हो सकता है, और इन सब चीजों को आपको वहां पर जूझना पड़ सकता है, जूझना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट तो करती होगी। ठीक है प्रोफेसर, लौटूंगी आपके पास। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। पहला सवाल सबसे बड़ा ये कि जब सुनीता वापस आई तो तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर लिया गया। अंतरिक्ष से आने के बाद कुछ अस्थायी बदलाव बॉडी में होते हैं, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट मतलब चल नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या क्या चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं, और अब कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा? हाँ देखिए गुंजन, सबसे पहले तो मुबारकबाद है, खुशी की बात है। एलन मस्क और ट्रम्प को सैल्यूट है, और सुनीता विलियम को हम सबसे ज्यादा एडोर करते हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं पिछले 2.5 दिनों से। तो जो ग्रेविटी के बाद, जैसे कि अभी हमारे साइंटिस्ट ने बताया, तो ग्रेविटी के बाद यू हैव टू एक्लिमेटाइज टू द नॉर्मल environment with gravity. This is number one. तो acclimatization takes time. तो acclimatization एक प्रोसेस है जो पॉजिटिव प्रोसेस है बॉडी के लिए आफ्टर स्पेस ट्रैवल। और we have talked about radiation, but most important is we cannot make her stand because we do not know how much pressure on the bones we have to put and how much strain, कितना हम वजन उनका बोन्स पर डाल सकते हैं, कितना स्ट्रेन हम उनकी मसल्स पर डाल सकते हैं। तो इसलिए एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, एंड शी विल बी सब्जेक्टेड टू टेस्ट एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, एंड कैन सी हर स्माइल and glow on her cheeks and say that she must be found perfectly healthy, because in past we had a Russian astronaut who had stayed about same or slightly more duration. एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि शी इज नॉट डिप्रेस्ड, शी डज नॉट लुक डिप्रेस्ड, जिससे आइसोलेशन के बाद सबसे बड़ा ऐसा होता है ना कि हम कोप नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज विजिबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो वेट लॉस की बात हम कर रहे हैं, मसल लॉस की बात कर रहे हैं, और हम उन चीजों की बात कर रहे हैं रेडिएशन से संबंधित, तो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने भी काफी कुछ बताया। तो ये इसका तो इफेक्ट दूरगामी होता है और ये टेस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन इमीडिएटली जो फर्स्ट इंप्रेशन दिया है नासा ने इन इमेजेस के जरिए वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और आइसोलेशन का भी, जो मैं कई दिन से कह भी रहा था कि आइसोलेशन एक बड़ी समस्या है, और एक इंसान के लिए लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आइसोलेशन भी एक समस्या है। अब बोन मिनरल डेंसिटी तो टेस्ट का विषय है, मसल जो मास है वो टेस्ट का विषय है, मसल फंक्शन भी टेस्ट का विषय है। तो ये सब लेबोरेटरी टेस्ट होंगे, और ये जो हम बात कर रहे थे डस्ट है और इस तरह की चीजें हैं, ये सब तो सब्जेक्टिव चीजें हैं, लेकिन बिगेस्ट थिंग ये है कि शी इज अलाइव, शी इज विद अस, एंड शी विल रिकवर विद व्हाटएवर शी हैज हैड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्पेस ट्रैवल। And almost all her colleagues, which all the 4 who have come, one with her who has colleague has come, so सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया हैं, और नासा भी बहुत सोच समझ के फोटो रिलीज करता है, और बाकी जो अंदर की बात है वो हमको क्यों जानने की जरूरत है,
हमारे लिए तो ये जानना है कि स्पेस मिशन से सुनीता विलियम और उनके एक साथी जिंदा वापस आ गए, ठीक हैं, और वी हैव टू सेलिब्रेट दैट। तो ये सब चीजें हैं, बिल्कुल। और ये एक नया एक्सपीरियंस होगा स्पेस साइंसेस के लिए कि ये इस तरह से अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल को पूरा करा जाए। और मैंने तो कल परसों भी दोनों दिन भी कहा था कि ये एक अच्छी शुरुआत है ट्रम्प साहब के लिए। और मोदी साहब ने जो लेटर लिखा है उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक चिट्ठी लिखी है सुनीता विलियम जी को, और उसमें बहुत सारे देश की ओर से उनको वेलकम किया है, मुबारकबाद दी है। और ये बहुत बहुत अच्छा, एक कल ही उन्होंने ये चिट्ठी रिलीज करी थी और हमारे मंत्री जी के थ्रू। तो ये बहुत जरूरी था भारत के लिए एक स्टेप कि हम अपनी खुशी, उनकी खुशी में हम भी शरीक हों और ये बताएं कि बिकॉज ऑफ आवर इंडियन ओरिजिन वी आर वेरी हैप्पी। तो बहुत जरूरी था ये, और सारे देशवासियों की तरफ से उन्होंने सुनीता विलियम को वेलकम किया, मुबारकबाद दी। और ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें अगर खुशी में बदल जाएं पूरी दुनिया के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे वो क्षण याद है जब हमने दुखद समाचार सुना था कल्पना चावला जी का, बिकॉज ऑफ ए माइनर मिस्टेक। तो पॉजिटिव चीज है, अच्छा है, सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल, हम सबके लिए ही खुशी का वक्त तो है ही, लेकिन गर्व करने का वक्त भी है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास प्रोफेसर, अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस ड्रैगन कैप्सूल से ये 4 एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं, वो ड्रैगन कैप्सूल होता किस तरीके का है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। देखिए, ये जब कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो ये जाते वक्त भी धरती पर जो आवरण है, जो हवा है, उसके साथ में, क्योंकि उसका घनत्व है, उसके साथ में उसका फ्रिक्शन होता है। और इसीलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यदि वो 3-3.5 हजार डिग्री टेम्परेचर भी वो उसका हो जाए, तब भी ये उसके जो प्लाज्मा बनता है और जो, तो उसका बहुत इफेक्ट ना हो उस पर। इस तरह के मेटल, इस तरह के सिरेमिक्स इसमें यूज किए जाते हैं कि वो उस टेम्परेचर भी स्टैंड कर पाए, और यही इसकी बहुत बड़ी खूबी होती है। और ये इस तरह का रिसर्च करके अभी तक इस तरह की खोज निकाले हैं जिसके वजह से ये हम एक्सपीडिशन कर पा रहे हैं। तो ये कैप्सूल इस तरह का बनाया जाता है। बाकी सारे जो चीजें हैं वो कैप्सूल में वो अलग अलग परतें वहां पर होती है, उनको कंफर्टेबल करने के लिए बाकी सारे बेड्स ये किए जाते हैं और सब तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह का जो कैप्सूल बनाया जाता है उसके साथ में उसको उसका इंजन और उसको थ्रस्ट देने के लिए और सारा जो भी है उसमें होता है, और ये सारा धरती पर अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है। थोड़ी भी आशंका है तो उसको नहीं है, जैसे कि ये हुआ कि वहां पर जाकर के उसमें हीलियम लीक हुआ या और कुछ तरह की तकनीकी दिक्कत, तो फिर वो जो है वो डिले हो गया, जो भी हम देख रहे हैं। तो इस तरह के सारे टेस्ट, फिर ये सारा ऑटोमेशन किया जाता है कि कब उसमें थ्रस्ट मिलेगा, कब फायरिंग होगा, और ये सारा इंश्योर होने के बाद ही इसको भेजा जाता है या वापसी में भी ये सारी प्रक्रिया का ये पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है। बिल्कुल प्रोफेसर। प्रणव शर्मा जी, आप ही के पास मैं अब आना चाहूंगी। देखिए, इस तरीके के जब भी मिशन होते हैं जिसमें ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर टारगेट कम का होता है, तैयारी बहुत पहले से की जाती है, तो ये कितना चैलेंजिंग ऊपर होता है इन लोगों के लिए, सरवाइव करना भी, रहना भी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना भी, और उस पूरे सरकमस्टांसेस में सरवाइव करना भी। वेल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज जो जगह है वो फुली इक्विप्ड है सस्टेन करने के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर आप अनप्लान्ड मिशंस एग्जीक्यूट करने लग जाएं, जैसे कि इस केस में हुआ कि आप 8 दिन के लिए गए थे पर समथिंग हैपेंड एंड देन यू कुड नॉट कम बैक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरीके से डिजाइन है कि एस्ट्रोनॉट्स सस्टेन कर सकें, पर अनप्रेसिडेंटेड अनप्लान्ड चीजें नहीं की जा सकती, वो अलाउ नहीं करता। और स्पेस बहुत ही अनफॉरगिविंग जगह है, वहां आप कुछ भी ऐसे अनप्लान्ड
बिना सोचे समझे नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हम यहाँ काफी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं धरती पे, वो स्पेस में नहीं हो पाता। और क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है और रूटीन्स बने हुए हैं, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको अपना फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और कई बार इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो स्पेस वॉक करके इक्विपमेंट भी ठीक करना होता है। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिनचर्या रहती है। पर उसमें जो सबसे बड़ी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये भी है कि सर्केडियन रिदम तो बिल्कुल ही इट गोज आउट ऑफ द विंडो, बिकॉज 16 सनराइजेस 16 सनसेट्स हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि उसको किस क्लॉक के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। तो हम जो 24 घंटे की हमारी क्लॉक है धरती पे, वो क्लॉक वहां स्पेस में काम नहीं करती है। तो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने की वजह से पूरे स्केड्यूल्स भी कई बार डिस्टर्ब होते हैं। पर आप ऑन पॉइंट उस चीज को करते रहते हैं। जब ये समझ में आया कि सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर नहीं आ सकते हैं वापस, तो उसमें रेमेडियल मेजर्स लिए गए। फिर उसके बाद उस मिशन को एक्सटेंड किया गया। जब एक्सटेंड किया गया तो ये डिसाइड किया गया कि उनकी फैमिली से वो कनेक्टेड रहें, वो बात करते रहें। तो ये सुनीता विलियम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन, और स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में ये लोग टॉक्स देते रहे। स्टेम सेल रिसर्च पे इन्होंने काम किया, फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च पे काम किया, उन्होंने प्लांट रिसर्च पे काम किया, काफी स्पेस वॉक्स की। पर क्योंकि ये एक इनिशियली शॉक की बात तो रही होगी कि आप जितना प्लान करके गए थे उससे ज्यादा दिन आपको रुकना पड़ा। पर बात यह है क्योंकि आप इतनी ज्यादा ट्रेनिंग और प्रिपरेशन से गुजरते हैं, तो आपको ये पता होता है इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि स्पेस में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। हम ये कहते हैं कि कंप्यूटेशन ने हमें 100% ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस दे दिया है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम ट्रेजेक्ट्री डिजाइन कर सकते हैं, हम इक्विपमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, पर बात यह है कि उसका एरर मार्जिन भी उतना ही होता है, और अर्थ के कंपैरिजन में स्पेस में वो एरर मार्जिन फेटल हो सकता है कि एक गलत मूव एंड देन यू आर कंप्लीटली गॉन। सो आपको हर बार उतने ही प्रिसीजन से काम करना होता है जितना प्रिसीजन से आप पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह नहीं है कि आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज कर सकें जो बिल्कुल प्रॉपरली सोची समझी नहीं गई। ओके प्रणब, लौटेंगे आपके पास और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, अब आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जब 9 महीने के इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती के लिए रवाना होने वाली थी। उस समय उनके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर थी। सिर्फ सुनीता ही नहीं बल्कि उनके साथी यात्रियों के चेहरे पर भी घर वापसी का सुकून साफ देखा जा सकता था। ये वो तस्वीरें हैं जब अपने घर के लिए सुनीता का सफर शुरू हो रहा था। 9 महीने 13 दिन तक जिस पल का इंतजार पल पल किया, वो लम्हा अब कुछ घंटों की दूरी पर जो था, ये खुशी एक उम्मीद के पूरा होने की है। ये खुशी एक सपने के मुकम्मल होने की है। ये खुशी उस जज्बे की जीत की है जिसकी बदौलत 9 महीने और 13 दिन तक सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ डटी रहीं। खुशी के उस महान मौके की शुरुआत 3 रोज पहले रविवार को ही हो गई थी, जब स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा था। एलन मस्क का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जैसे ही ISS से जुड़ा, तभी तय हो गया था कि अब सब कुछ तय प्लान के मुताबिक होने जा रहा है।
ड्रैगन कैप्सूल से ही मिशन 10 के एस्ट्रोनॉट गए थे और उसी कैप्सूल से सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स को वापस आना था। और ड्रैगन की दस्तक के साथ ही सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कभी सुनीता नाचते हुए दिख रही थी तो कभी साथी एस्ट्रोनॉट्स को गले लगाते और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी के इन खास लम्हों को सुनीता कैमरे में कैद करती भी दिखी। सुनीता ने घूम घूम कर साथी एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। जितनी खुशी 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी और रौनक सुनीता के चेहरे पर थी। आखिर 9 दिन की उनकी यात्रा पूरे 9 महीने जो खिंच गई थी और वापसी को लेकर तमाम सवाल भी उठने लगे थे। वापसी से पहले जब सुनीता ने खास प्रेशर सूट पहना, तब भी उनकी खुशी देखने लायक थी। अब जरा उन तस्वीरों को देखिए जब सुनीता 9 महीने पहले स्पेस स्टेशन गई थी। जो उत्साह, जो जोश उनका तब था, वही उन्होंने 9 महीने तक बरकरार रखा। तब भी जब सुरक्षित वापसी पर शंका के बादल मंडराने लगे थे। ये वो तस्वीरें हैं जब सुनीता स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार हो रही थी। ये उनकी अंतरिक्ष से वापसी का पहला कदम था और ये वापसी का अंतिम पग था, जिसके लिए 9 महीने तक सुनीता ने साथियों के साथ जद्दोजहद की और आखिरकार 9 महीने का सपना कुछ इस तरह साकार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 17 घंटे का सफर, काफी मुश्किल डगर, लेकिन सुनीता ने वो पार कर ली है और पूरे देश नहीं दुनिया भर के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा था और वो पल हम सबके बीच आ चुका है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर एम वली, आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी कि जब आप अंतरिक्ष में इतने लंबे वक्त तक रहते हैं तो क्या आपके ब्लड फ्लो में कुछ बदलाव आते हैं? जैसे कि बोन डेंसिटी के बारे में तो हमें प्रणव जी ने भी बताया, लेकिन ब्लड फ्लो रिलेटेड या फिर मेंटली आप कितने ज्यादा वीक होते हैं? इसके साथ साथ क्या इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं? इसके बारे में बताएं। जी, हम सब लोग पिछले 2-3 दिन से ये सीख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सब होता है। और एक खास सिंड्रोम है जो डिस्क्राइब किया गया है, सांस, इसको हम SAS भी कह सकते हैं। तो स्पेस फ्लाइट से जो ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम। मैं इसको आसान कर देता हूँ, स्पेस फ्लाइट से एसोसिएटेड नर्व्स का और आंखों का सिंड्रोम हम कहते हैं, जिसमें कई लक्षण होते हैं। तो दिस इज सेंस। सो इसमें ये हो सकता है। इसके अलावा आपका जो कंसर्न ब्लड से है, यस, ब्लड फ्लो और हाइड्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लड फ्लो का वहां पे उनके कोई टेस्ट नहीं हुआ है स्पेस में, तो अब यहाँ के होगा। तो ब्लड या तो पतला हो सकता है या गाढ़ा हो सकता है। फिर रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसके इफेक्ट जो है डिलेड होते हैं। इमीडिएट ब्लड फ्लो में हमको आइदर एनीमिया हो सकता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और एनी डेफिशिएंसी। और ब्लड फ्लो में इस तरह के चेंजेस एक्सीडेंट होंगे। अगर हम स्ट्रोक की बात करेंगे तो जो कि नहीं हुआ है। मैं एज एन एक्सपीरियंस क्लिनिशियन ऑफ 49 years, I can look at her and say she will be found healthy later, and she is brave enough, and in fact, I have met her after her first expedition when she came to see the president, and I was the doctor there with the president. So I met her, and she's a very cheerful person, active person. And now, of course, she's, I think, 59. And then other changes which you have said is in the body, muscle and bone and neurological. And you know, body is getting affected as a whole. गुंजन जी, पूरी बॉडी हमारी एक यूनिट की तरह काम करती है। इसमें वी कैन नॉट डिमार्केट के यहाँ ब्लड सिस्टम है, यहाँ नर्व्स है, यहाँ आई है, यहाँ किडनी है। आपने कहा कि स्पेस पे जाने के बाद तो डेली भी हमारी बॉडी में इतनी चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं डे एंड नाइट। और जैसे प्रणव बता रहे थे, सो मेनी डेज, सो मेनी नाइट्स इन ए डे, तो मैं तो कहूँगा ये 9 महीने नहीं बल्कि उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इतनी दफा जितनी दफा सूरज निकला और चमका, उतने दिन और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एनीवे, you know, these sciences are very well evolved,
And you see the way these presentations are shown, and in the picture released by NASA and whatever you are showing, I can say that she will be found healthy, and touch wood, there will be no disturbance. And later, in the later period, whatever chromosomal or genetic or DNA mutations will be found, they are matter of research. तो अभी तो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न था वो सही एंगल से टच डाउन कर जाए, आग न लगे, जिंदा बच जाए, आ जाए, तो ये सब बहुत अच्छा हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर एमवली, बस बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में हमें भी पता होना चाहिए, और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कितने चैलेंजेस के साथ सुनीता वापस लौटी हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, प्रणव का रुख कर लेती हूँ एक बार। जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रणव, दरअसल मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ भी था। देखिए, एक नया रिकॉर्ड सुनीता ने बनाया है, अब इनका ये रिकॉर्ड भविष्य में किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस हमें मदद कर सकता है और अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, चाहे वो मंगल की यात्रा हो या कोई और यात्रा हो, कितना हमें हेल्पफुल होगा ये? एक्चुअली मल्टीफोल्ड चीजें हमें पता चलेंगी इस पूरे मिशन से। सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें ये तो समझ में आ गया है कि बैकअप सिस्टम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें वो बैकअप सिस्टम्स उस तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे कि अगर लॉन्ग स्पेस फ्लाइट्स में कहीं क्रू को कोई दिक्कत आती है तो आप मल्टी स्टेशन बैकअप सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। कि अगर आपको एक मार्स में मैन्ड मिशन भेजना है तो आपको कम से कम 3-4 स्टेशंस जहां से वो लूप करेगा मार्स की ऑर्बिट के लिए, वहां सब जगह उतने बैकअप सिस्टम्स होने चाहिए कि कहीं पे भी अगर स्पेसक्राफ्ट फेलियर हो तो आपके पास एक बैकअप है एंड यू कैन कंटिन्यू अपनी जर्नी में और वापस आने के। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझ में आई है इस पूरे प्रकरण में, वो ये है कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट इज द फ्यूचर। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट लेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोग्राम्स के संग बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ओवर ब्यूरोक्रेटाइज्ड होते हैं, ये सब जगह की बात है। पर अच्छी चीज ये है कि जब आप कमर्शियल स्पेस फ्लाइट इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिस्टम में, जैसा हिंदुस्तान ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है और कुछ देशों ने भी किया है, तो उसमें अच्छी चीज ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो उतना एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है जिससे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। पहले आपके पास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और अब आपके पास 15 ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब व्हेन यू फाइटिंग फॉर सर्वाइवल तो आप इनोवेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो रोल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कि कोई भी एक देश इसको अकेले इंड्योर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसा है कि वो डिवाइडेड है इन द सेंस कि वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डेवलप करी गई और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उन सबको साथ में लेके आने की बड़ी जरूरत है। स्पेस शुड एक्ट एज अ यूनिफाइंग फैक्टर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर स्पेस फ्लाइट्स में एक चीज और जो ध्यान रखने वाली होगी, जो हमें इस मिशन से पता चला है कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं हमें उसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। हमें स्पेस फ्लाइट रिलायबिलिटी, मिशन प्लानिंग, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये तो फ्लाइट सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की थी। अगर ये प्लैनेटरी मिशन की फ्लाइट होती तो हम इतना ज्यादा प्लान्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वे में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जिस हिसाब से हम स्पेस स्टेशन में इसे कंट्रोल कर पाए। स्पेस स्टेशन क्योंकि स्पेस में है काफी टाइम से, तो आपको पता है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बना है, तो वहां आप अगर रिफिल नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई, तो कोई there's other space agency who will be able to help।
पर अगर एक प्लानिटरी मिशन है विच इज सोली लेड बाय से एक्स कंट्री, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें वो उस तरीके के रीएवैल्यूएशंस की बहुत जरूरत है। एंड आई थिंक ये दिस शुड स्पार्क एक इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू होना चाहिए इस बारे में। और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ती है, इंस्पिरेशन भी बढ़ता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि जब आपको याद होगा अपोलो 13 का रेस्क्यू मिशन 1970s का, उसके बाद मीर स्पेस स्टेशन जो आईएसएस का प्रेडिसेसर था, उसमें कुछ इमरजेंसीज हुई थी। फिर आईएसएस में अर्ली ऑन इन द 2000 व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लेट 90s 2000, तो कंटिजेंसी के बड़े सिनेरियोज होते थे। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, जिसके बाद हमने बहुत सारे कंटिजेंसी प्लान्स बनाए। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप करी कि एक लंबी टाइम तक रहा जा सकता है। पर ये मिशन ने भी हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें ये समझाई कि कई बार वो कंटिजेंसीज, वो प्लान्स उतने कारगर नहीं होते हैं। हम साइंटिस्ट्स की एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो बहुत जल्दी सीखते हैं, और आई थिंक और लॉजिक से काम करते हैं कि हाँ ये चीज नहीं काम करती है, ये करती है। तो वो एरर मार्जिन्स को भी हम रीइवैल्यूएट कर पाए हैं इस मिशन की अंडरस्टैंडिंग के साथ। बिल्कुल। प्रोफेसर, अब थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए पूरे प्रोसीजर को हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, क्या मुश्किलें आती हैं और साथ ही साथ वापस आने के बाद क्या बदलाव उनकी बॉडी में हुए होंगे। लेकिन अगर हम इसे फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में देखें कि ये सफलता हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता है और आने वाले वक्त में हमें इससे कितना फायदा मिलेगा? नहीं, मेरे नजर में तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि ये मिशन कोई किसी वजह से, किसी तकनीकी वजह से वो प्रोलॉन्ग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो कंटिजेंसी प्लान्स किए गए। वो जो वहां पर एस्ट्रोनॉट थे उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाया गया, बाकी सारी सुविधाएं उस स्पेस स्टेशन में थी। और उसके बाद एक नया एक्सपीडिशन वहां पर एक किया गया, वहां उनकी वापस लाने के लिए जगह खाली छोड़ी गई और फिर उनको जो यहाँ पर वापस लाया गया। ये जो कामयाबी है और ये जो प्लानिंग है, ये इस तरह से किया गया कि मेटिकुलसली किया गया, और इससे हमने बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सीखा है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यदि स्पेस टूरिज्म या इस तरह की बातें आती है और तरह की एक्सपीडिशंस, अभी बात चल रही कि चांद पर इंसान को भेजने की और बात चल रही है, इवन इंडिया उसके बारे में सोच रहा है। तो ये सारे एक्सपीडिशंस फ्यूचर में होंगे, उसके लिए जो इस मिशन का डेटा है वो बहुत यूजफुल रहेगा और इससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल प्रोफेसर, लौटूंगी आपके पास। देखिए, सुनीता अंतरिक्ष में गई तो 8 दिन के लिए ही थी, लेकिन उनका ये सफर 9 महीने 13 दिन में बदल गया। हालांकि इस दौरान सुनीता की कई तस्वीरें भी सामने आई, कभी वो जिम में पसीना बहा रही थी तो कभी क्रिसमस सेलिब्रेट करती हुई दिख रही थी। 9 महीने में सुनीता की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार पिछले 9 महीनों से ज्यादा दिन से किया जा रहा था। ये वो पल है जिसकी प्रतीक्षा न सिर्फ सुनीता विलियम्स बल्कि पूरी दुनिया को पिछले 9 महीने से थी। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जब 9 महीने और 13 दिन के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने धरती पर कदम रखा। जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 8 दिनों के सफर पर निकली थी, लेकिन वापसी का टिकट मिलने में 9 महीने का समय लग जाएगा, ये शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन 9 महीनों में सुनीता और साथियों के लिए हर दिन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सुनीता ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुश्किल सफर को पूरा किया। सफर मुश्किल जरूर था, हालात विपरीत थे और उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही थी,
लेकिन सुनीता के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अगर कुछ था तो हिम्मत, हौसला, जोश और जिंदगी जीने का जज्बा। यही वजह है कि ये 9 महीने का सफर अंतरिक्ष में उनके कई दिलचस्प किस्सों से भरा है। जब 9 महीने के बाद घर वापसी का रास्ता खुला तो ऐसा लगा कि मानो 9 महीने की तपस्या पूरी हो गई हो। फाल्कन 9 रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे तब सुनीता समेत वहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर खुशी की कुछ ऐसी लहर दौड़ गई थी। जिस वक्त क्रू 10 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर दाखिल हुए तब उनका स्वागत खुद सुनीता विलियम्स ने किया था। हाथ में कभी कैमरा लिए फोटोग्राफी की तो कभी माइक हाथ में लेकर साथियों से बात की। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सुनीता ने अपनी 9 महीने की जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश की। कैमरे में खास लम्हों को कैद करती दिखी तो कभी एयर स्पेस से अपनी जिंदगी को साझा करते हुए उनका वीडियो सामने आया। क्रिसमस के मौके पर सुनीता ने कुछ इस अंदाज में स्पेस स्टेशन में ही क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी किया। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन इन 9 महीने में सुनीता अपने साथियों के साथ डटी रही, जिंदगी को पूरे उत्साह और जज्बे के साथ जीती रही। और अब आखिरकार 9 महीने और 13 दिन की उनकी तपस्या रंग लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये सफर सुनीता के लिए कितना शानदार रहा है इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा। सुनीता जब गई थी तब भी चेहरे पर मुस्कान थी और जब वापस लौटी हैं तब भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमक से भरा हुआ और हर किसी को उनके ऊपर गर्व करने का एक पल देता हुआ। और हम सबका इंतजार जो हम लंबे वक्त से कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो चुका है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एम वली, कुछ सवाल मेरे मन में भी जब मैं सुनीता की ये रिपोर्ट देख रही हूँ, उनकी जर्नी को देख रही हूँ, आप लोगों से सवाल कर रही हूँ तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी बढ़ रही है। कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा मुझे बताएं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ये रेडिएशंस हैं, अनमेजर्ड जाते हैं बॉडी में गुंजन, और ये डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, इनके इमीडिएट इफेक्ट्स नहीं होते। और स्टार्टिंग फ्रॉम माइनर चेंजेस इन द ब्लड सेल्स जो कि रिवर्सेबल होते हैं, इट कैन लीड अप टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसको कि हम कैंसर तक कह सकते हैं अगर हम उसके साथ अन्याय करें थोड़ा सा। सो देयर आर अनमेजर्ड cosmic radiation changes which affects every cell of the body including brain. Now I will tell, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ माइक्रोग्रेविटी है और वेटलेसनेस है, इसके साथ कॉस्मिक रेडिएशन का कॉम्बिनेशन जो है वो फ्लूइड शिफ्ट करता है, फेस की तरफ को फ्लूइड शिफ्ट करता है, लेकिन ऐसे साइड इफेक्ट हमने इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में नहीं देखे हैं। नंबर 2, स्पेशल डिसओरिएंटेशन, यानी स्पेस का डिसओरिएंटेशन और मूवमेंट की प्रॉब्लम, वो भी हम इनमें नहीं देख रहे हैं। तो मैं इसमें गुंजन बहुत पॉजिटिव हूँ, ऑल द रेडिएशंस व्हाटएवर। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हम जमीन पे रहने वाले लोगों को जने कितने रेडिएशन आजकल मिल रहे हैं, पोल्यूशन के रेडिएशन मिल रहे हैं, उससे तो ये सेफ ही रहे। तो हमको एक मैसेज है मेरे इस सेंटेंस में, हो सकता है वो चला गया हो जिन लोगों को जाना था, लेकिन ये जो हम कॉस्मिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं इज ए कांस्टेंट रेडिएशन। और ये क्यों आता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स पोल्यूशन, मैंने इसलिए बात की कि ये जो डेंसिटी है अर्थ के चारों तरफ और ये एक एटमॉस्फेयर जो है वो इन रेडिएशंस को छान देता है और वहां पे ये नहीं है। तो ये जमीन पे रहने वालों के लिए और उनके लिए, गुंजन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, मैंने इसके आंसर को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। वो बिल्कुल क्लीन एक एरिया है जिसमें ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहां पे रेडिएशंस सीधे आते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल की और उनके यान की, जो स्पेसक्राफ्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है
कि जब वो 3000 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है तो वो इन कॉस्मिक रेडिएशन को भी फिल्टर कर सकता है, कर देता है। अगर ऐसा होता तो फिर हर एक एस्ट्रोनॉट का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस होता और उनको ले जाया जाता। हम जो बात करते हैं साइंस के हिसाब से, शायद हमारी बॉडी को भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने उससे ज्यादा समझदार बनाया है, उससे ज्यादा एबल बनाया है कि बॉडी उसका मुकाबला कर लेती है। हमको जाड़ों में पसीना नहीं आता, हमको गर्मियों में ही पसीना आता है। तो बॉडी हैज मोर डेफिनेट सेंसर्स एज कंपेयर टू ए नॉन लाइव बॉडी। हमारी लाइव बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो रेडिएशन प्रूफ बन जाएं, अपने को रेडिएशन प्रूफ बना लें और उससे जो डीएनए में, आरएनए में चेंजेस होते हैं वो मॉडिफाई हो जाएं। देखिए अभी कोविड के बाद आपने सुना होगा, अभी नया कोविड का वेरिएंट HU1 आ गया। अभी HU1 भी आरएनए का वेरिएशन होते होते आया। तो कितना टाइम लगा? 2 साल लगे। तो एक आरएनए सेल में वेरिएशन हुआ, 2 साल में उसकी शक्ल बदल गई और नया वायरस बन गया। इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसमें एक रिपेयर का भी मैकेनिज्म होता है। कुदरत ने एक रिपेयर का भी मैकेनिज्म रखा है। खाली यही नहीं है कि हम रेडिएशन से इफेक्ट होते रहते हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में एक बड़ी चीज होती है अनुकूलनशीलता या एडेप्टेशन या एक्लेमेटाइजेशन। तो एक्लेमेटाइजेशन is there in a live individual, in every live cell, and the body has mechanism to recover from any trauma, including temperature, radiation, chemical. So ये ऐसे नहीं चीजें हैं, बट ये जो चीजों का उल्लेख हमको मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि we should know the hazards. तो hazards को जानना ये इस बात का है दो तक कि हमको इसकी नॉलेज है और हमें इससे प्रोटेक्शन लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रेडिएशन हमारी बॉडी में घुस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपने इसका जिक्र किया। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का भी मैं जिक्र करूंगा लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेस जर्नी के बाद, और कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, मूवमेंट प्रॉब्लम, और इसमें कुछ डिलेड प्रॉब्लम भी हमारे सामने आएंगी, उसको भी हमको पता लगेगा। इट्स ए मैटर विच सुनीता, उनकी शरीर ने और उनके लॉन्ग स्टे ने जो हमारे साइंटिस्ट को दिया है एक मौका, बहुत बड़ा मौका, जैसे कि अभी बता रहे थे, वो बहुत जरूरी है आगे की स्पेस वॉयजेस के लिए जानने का और रिसर्च का और सीखने का। तो वी आर ओपन टू लर्निंग। द मोर वी सी द मोर वी लर्न। और आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, लोगों को नॉलेज बांटते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक कॉमन मैन भी जानना चाहता है कि ऐसा होने पर क्या होता है। तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए जानना। और हम और आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और हम भी अपने को एक्सपोज कर रहे हैं ज्ञान से, और ज्ञान को डिस्कस करने से ज्ञान बढ़ता है और सीखने से हम सीख सकते हैं और इसको डिस्कस करने से हम उसको और अच्छा सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक नया एक्सपीरियंस फॉर द होल वर्ल्ड। और मुझे ये भी पता है कि रशियन एस्ट्रोनॉट साल भर के करीब रहा था। अब वो लोग तो शेयर नहीं करते अपनी वो चीज जो होती है, तो इसीलिए हमको ज्यादा शायद पता भी नहीं है। नहीं तो उसकी बात हमेशा होती है इस प्रोग्राम में, तो इस ड्यूरेशन से वो कंसाइड हुआ था। तो वो जो ये जो ज्ञान का जो सिस्टम है, आई एम थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहा हूँ, वो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। और हम ज्यादा सीखते हैं। तो वी शुड कीप डिस्कसिंग गुड थिंग्स। और बहुत अच्छा है वो वापस आई, उनके कुलीग वापस आए, विलमोर। और ये जो अब नेक्स्ट मिशन शुरू हुआ है उसको बिल्कुल डॉक्टर, देखिए हम सब के लिए ये गर्व का पल है और छोटी छोटी बारीकियां जो इस पूरे सफर में रही हैं, जिसका हर किसी का जानना जरूरी है कि किन चैलेंजेस से उबरकर सुनीता हम सबके बीच में आई हैं। हम खुश तो हैं उनको देखकर, लेकिन उनकी यात्रा के बारे में भी हमको पता चले, इससे अच्छा और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।